देखते हैं आएंगे कि नहीं आज। लिखिए भाई आपका ये सीआरपीसी का निर्माण अभी लिखवाया गया था। एक आपका कि सीआरपीसी का निर्माण कैसे हुआ, ये लिखवा दिएगा ना, कितने अध्याय और कितनी धाराएं, ये अध्याय धारा अनुसूची हो गया है। लिखिए भाई आपका अध्याय, पहले उद्देश्य का लिखिए, प्रियम्बल लिखा जाता है। लिखिए हेडिंग डालिए सीआरपीसी की या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की उद्देशिका। हेडिंग डाल लीजिए, एक लाइन का लिखना है, तब धारा 1 से चला जाए। हाँ, उद्देशिका। लिखिए दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का, उद्देशिका में लिखिए, आजकल ये भी पूछ रहा है प्री में। सीआरपीसी की उद्देशिका, हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए एक लाइन लिखना है। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का, दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करना। दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करना। समेकन का मतलब होता है एकत्र करना, ना है तो लिख लीजिए, समेकन का मतलब कंसोलिडेट करना, यानी कि एकत्र करना। आसान भाषा में लिखना चाहें तो समेकन का अर्थ क्या हुआ, एकत्र करना, इकट्ठा करना। और संशोधन का मतलब आपका कल संविधान में भी बताया जाएगा। संशोधन का मतलब कुछ उसमें जोड़ना, आपका कुछ घटाना, यानी कि काट देना, परिवर्तन करना, और कुछ निरसन कर देना, यानी कि कुछ समाप्त कर देना। तो संशोधन का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐड करिए, कुछ चेंज करिए, और कुछ क्या करिए, रिपील कर दीजिए, ये संशोधन में शामिल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना, जो आपका आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि है, उसको इस कानून में एक जगह क्या किया गया है, समेकन द्वारा एकत्रित, और पुराने कानूनों में कुछ क्या लाया गया है, बदलाव। संशोधन मतलब क्या, बदलाव। यही उद्देश्य है इस कानून का। एक उद्देश्य इसमें मिस है, वहीं आपका भरमाएगा। आपका कौन सा उद्देश्य नहीं है, परिभाषित करना। तो आपका पूछ लेगा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो परिभाषित करना उद्देश्य नहीं। जबकि एविडेंस एक्ट में पूछा गया एपीओ में ये तीनों उद्देश्य हैं, समेकित करना भी, परिभाषित करना भी, और संशोधित करना भी। ये उपर्युक्त सभी अगर कहाँ क्वेश्चन आए, एविडेंस में पूछा गया, एविडेंस में, एपीओ में। अगला लिखिए भाई अध्याय 1, हेडिंग डालिए अध्याय 1। लिखिए प्रारंभिक या सामान्य बातें, हेडिंग डालिए अध्याय 1, प्रारंभिक या सामान्य बातें। धारा 1 से लेकर 5 तक, आगे लिख लीजिएगा धारा। प्रारंभिक या सामान्य बातें सेक्शन 1 से लेकर आपका 5 तक, यानी कि धारा 1 से लेकर कहाँ तक सामान्य बातें हैं, 5 तक। उसको लिखिए धारा 1। अब हल्का तेजी लाइए। धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। 3 बातें बताई गई हैं, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि किस तारीख को ये कानून लागू हुआ। तो संक्षिप्त नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये तो हमेशा बताते ही मैं रहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये लिखिए ना। इसके बाद विस्तार, तो विस्तार अभी हम लिखवाते हैं, पहले प्रारंभ लिख लीजिए। प्रारंभ मतलब आरंभ,
यानी कि किस तारीख को यह कानून लागू हुआ, तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके प्रारंभ की तिथि 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974, यानी कि इस तारीख को ये कानून क्या हो गया, भारत में लागू हो गया, 1 अप्रैल 1974, 1974। अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, लागू होने की डेट क्या है, या प्रारंभ की डेट। अगला लिखिए भाई विस्तार, इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके विस्तार, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य में इसे, इसी लाइन में लिख लेना है, जम्मू कश्मीर राज्य में इसे 31/10/2019 से लागू किया गया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य में इसे 31/10/2019 अंडरलाइन करिए, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नागालैंड, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन भरमाता है। नागालैंड तथा जनजाति क्षेत्र में, नागालैंड राज्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा नागालैंड राज्य तथा जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में सीआरपीसी के अध्याय 8, 10, 11 ही लागू होते हैं। रट कर जाएगा, कौन कौन केवल अध्याय लागू होता है, 8, 10, 11 पूछा गया, उत्तराखंड में 2 बार रिपीट किया है। 8, 10, 11, 8, 10 और 11 ही लागू होते हैं। तो यानी कि आपका घुमावदार क्वेश्चन बनेगा कि नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों में, तो आपका ये देंगे कि आपका अध्याय 8, 10, 11 के सिवाय सीआरपीसी वहाँ लागू नहीं है। सिवाय मतलब इनको छोड़कर, यानी कि ये तो लागू हैं चैप्टर सीआरपीसी के, लेकिन और सीआरपीसी लागू नहीं। वो अलग बात है कि राज्य सरकार चाहे तो पूरी सीआरपीसी या उसका कुछ अंश यहाँ भी वहाँ की राज्य सरकार क्या कर दे, लागू, वो अलग बात है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका उत्तराखंड में बना कि जनजाति क्षेत्र किसे माना जाएगा, तो एक डेट दी गई है कि जनजाति क्षेत्र किसे माना जाएगा, वह प्री के लिए डेट याद रखनी पड़ेगी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके जनजाति क्षेत्र वह माना जाएगा जो 21 जनवरी 1972 के पहले, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेट पूछी गई है। जनजाति क्षेत्र वह माना जाएगा जो 21 जनवरी, 21 जनवरी, अंडरलाइन करिए, 2 बार उत्तराखंड बना है क्वेश्चन, 21 जनवरी 1972 के पहले, 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान के 6वीं अनुसूची, अब ये भी याद रखिए, हो सकता है अगला यही पूछे, संविधान के कौथी अनुसूची, 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में, के पैरा 20 में 20 के पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे, असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे।
और जो शिलांग नगर पालिका की, पूरा लिखवा देते हैं, और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के, और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है, क्षेत्रों से भिन्न है, यानी कि जो वहाँ असम में जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, उनका वर्णन है, लेकिन जो शिलांग नगर पालिका जहाँ है वहाँ के क्षेत्र के, वहाँ वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र नहीं माना जाए। मैंने इससे भिन्न क्षेत्र, मैंने वो क्षेत्र क्या नहीं माना जाएगा, जनजातीय। कौन? जो शिलांग नगर पालिका के एरिया में क्या होता है, आता है, वहाँ का शहर है, उससे मतलब नहीं है। अब लिखिए धारा 2। धारा 1 समाप्त हो गई भाई। धारा 2, यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। धारा 2 से समय भी लगा था पढ़ाने में, यानी कि 1 हफ्ता से अधिक लग गया था पढ़ाने में। तो धारा 2 में लिखिए परिभाषाएं, हेडिंग डालिए डिफिनीशन। लिखिए धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। अब धारा 2A लिखिए। धारा 2A में जमानतीय और अजमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 2A स्मॉल ए लिखिएगा। धारा 2 स्मॉल ए कोष्ट में। अब यह है कि किसकी परिभाषा दी गई है, जमानतीय और अजमानतीय। लिखिए जमानतीय और अजमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है। जमानती और अजमानती अपराध की परिभाषा दी गई है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए जमानती अपराध वह होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जमानती अपराध वह होगा जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। जमानती अपराध वह होगा जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, तत्समय प्रवृत्त माने वर्तमान समय में लागू, या तत्समय प्रवृत्त माने वर्तमान समय में लागू, इसको ना है तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, या तत्समय प्रवृत्त यानी कि वर्तमान समय में लागू, जो प्रेजेंट टाइम में कानून भारत में क्या है, लागू, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, जमानतीय बनाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पहले जमानती में 4-5 लाइन लिखिए तब अजमानती आ जाएगा। लिखिए सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड, सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड जो केवल आईपीसी के तहत दिए गए अपराधों के लिए है, जो केवल, कामा देकर लिखिएगा, जो के पहले कामा दे दीजिएगा, जो केवल आईपीसी के तहत वर्णित या दिए गए कि हुआ वर्णित अपराधों के लिए है। कामा दीजिए
के स्तंभ नंबर 5 में के स्तंभ नंबर 5 में के स्तंभ नंबर 5 में जिन धाराओं के आगे जमानतीय शब्द लिखा गया है, जिन धाराओं के आगे जमानतीय शब्द लिखा गया है वे जमानतीय अपराध कहलाएंगे। वे जमानतीय अपराध कहलाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अन्य विधियों के तहत जमानतीय अपराध वे होंगे। अन्य विधियों के तहत यानी स्पेशल ला या लोकल ला, ना है तो कोष्ट में लिख सकते हैं। अन्य विधि का मतलब क्या हुआ? विशेष विधि। और कौन सी? स्थानीय। ना है तो कोष्ट में लिखते रहिए। आपका कौन भाई फ्री के लिए है, जितना आसान भाषा में लिखेंगे, ना है तो आसान भाषा में कोष्ट में लिखते रहना चाहिए, ताकि पढ़ते समय आपका माने दिक्कत ना आए। तो अन्य विधियों के तहत जमानती अपराध वे होंगे जिन्हें सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के सेकंड खंड यानी कि द्वितीय खंड में जमानती बनाया गया है। द्वितीय खंड में जमानती बनाया गया है। इसी लाइन में लिखिएगा, ऐसी अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष से कम या केवल जुर्माना हो। ऐसे अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष से कम या केवल जुर्माना हो वे जमानती बनाए गए हैं। ये अन्य विधियों के लिए लिखवाया जा रहा है। ऐसे अपराध जिनमें दंड 3 वर्ष से कम या केवल जुर्माना हो उन्हें जमानती बनाया गया है। आईपीसी के लिए नहीं। ये देखिए भाई, इसीलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखवाया जा रहा है। ये केवल किसके लिए लिखवाया जा रहा है? अदर ला। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जमानती अपराध साधारण अपराध होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, एरो बनाकर लिखते रहिए। जमानती अपराध साधारण अपराध होते हैं। इसमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है। पूछा भी जाता है कि साधिकार जमानत किस मामले में, जमानती की अजमानती? जमानती। इसमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, राइट होता है, विवेक नहीं न्यायालय का। माने न्यायालय बाध्य है, ये कहिए अधिकार है हमारा कि हम जमानत क्या करें, पाएं। अधिकार होता है। इस अधिनियम की धारा 436 के तहत, इस अधिनियम सेक्शन भी जोड़ना है, इस अधिनियम की धारा 436 के तहत 436 के तहत पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा जमानती अपराध में जमानत दी जाती है।
भाई कौन दे सकता है ये भी बता दिया गया, सेक्शन भी ऐड करा दिया गया। केवल एक ही सेक्शन है, कौन सा? 436, यानी कि कौन सी धारा? 400। तो 436 में कौन जमानत दे सकता है जमानती अपराध में? पुलिस अधिकारी की, न्यायालय की, दोनों। अब मजिस्ट्रेट न मार कराएगा, न्यायालय में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट क्या है? दोनों। स्पष्ट बैरक में लिखा है, मजिस्ट्रेट नहीं, आपका क्या मार कराएंगे? न्यायालय। भाई यही गलती बिहार में भी होती है, तो सतर्क रहिए। अब लिखिए, हेड पैराग्राफ चेंज करके, अजमानती अपराध। हाँ हेडिंग डालिए, अभी 2A में ही चल रहा है, मैं बता दूं। जमानती अपराध के बारे में थोड़ा लिखवा गया, अब थोड़ा किसके बारे में लिखवाना है? नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि गैर जमानती या अजमानती। लिखिए, अजमानती अपराध वे अपराध होंगे, अजमानती अपराध वे अपराध होंगे जिन्हें प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड, जिन्हें प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 5 में प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के स्तंभ नंबर 5 में अजमानती के रूप में दिखाया गया है, अजमानती के रूप में दिखाया गया है। इसी लाइन में लिखेगा, अन्य विधियों के लिए, माने अदर ला, यानी कि फिर हम बता रहे हैं अदर ला मतलब कौन सी विधि? आपका या तो विशेष विधि या स्थान। अन्य विधियों के लिए अजमानती अपराध वे होंगे, अन्य विधियों के लिए अजमानती अपराध, गैर जमानती भी कहा जाता है, वे होंगे जिन्हें सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के सेकंड खंड में, जिन्हें सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के द्वितीय खंड, पहला खंड न लिखेगा, सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची के द्वितीय खंड में अजमानती बनाया गया है, अजमानती बनाया गया है। अब इसमें दंड की मात्रा लिखना है, जमानती से भिन्न जो होगा वो क्या होगा? अजमानती। तो लिखिए भाई इसी में, अभी इसी लाइन में लिखिएगा, ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्युदंड हो, ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो, या आजीवन कारावास हो, या 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर का कारावास हो, या 3 वर्ष, एकोरेट 3 वर्ष रहेगा तब भी अजमानती, 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर का कारावास हो, 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर का कारावास हो, अजमानती होंगे, अजमानती होंगे। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए, ये गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं, माने सीरियस। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं, इसमें जमानत देना का विवेकाधिकार होता है, इसमें जमानत देना
न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय चाहे तो जमानत दे या जमानत देने से क्या कर दे इनका। इसमें जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। इसी लाइन में लिखते रहिए। ऐसे अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पूर्व और पश्चात दोनों मांगी जा सकती है। ऐसे अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पूर्व या पश्चात दी जा सकती है। गिरफ्तारी के पूर्व या पश्चात दी जा सकती है। इसी लाइन में लिखे सीआरपीसी की धारा 437 और 437, 438, 439 अभी आपका उत्तराखंड में ही पूछा गया था, तो उसको भी हम लिखवाएंगे। सीआरपीसी की धारा 437, 438 और 439 में अजमानती अपराध में 3 धाराएं लिखिएगा। कौन कौन? 437, 438 और 439 में जमानती अपराध में जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर एक बार धारा 437, 438, 439 में अजमानती अपराध में जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तीनों धाराएं एक लाइन लिखिए। 437 के तहत पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, तीनों धाराएं अलग अलग। 437 के तहत मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी जमानत दे सकते हैं। न्यायाधीश न मारिएगा, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी। दिया जाएगा। कुछ समस्याओं के कारण कल मैसेज नहीं जा पाया रात में। लिखिए भाई आपका ये 437 के तहत तब याद रखिए कौन जमानत दे सकता है, मजिस्ट्रेट भी और पुलिस अधिकारी भी। 438 लिखिए, अब क्रम से लिखवाया जाए। 438 सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट ना कहिए भाई, कोर्ट ऑफ सेशन कहे। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपका एमपी में पूछा था कई लोग कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन गलत शब्द है। या तो आप माने सेशन कोर्ट गलत शब्द है, या तो आप कोर्ट ऑफ सेशन बोलिए या हिंदी में सत्र न्यायालय बोलिए। आपका फिर एक बार बताया जाए, कोर्ट ऑफ सेशन इंग्लिश और हिंदी में सत्र न्यायालय। सेशन कोर्ट न मार कर आ जाइएगा। अभी एमपी में कई लोग गलत करके आ गए थे इसके पहले वाली जे में, तो बातों पर भी ध्यान रखना है, शब्दों पर। तो आइए आपका लिखिए 438 के तहत सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अजमानती अपराध में गिरफ्तारी के पूर्व जमानत दे सकते हैं।
अजमानती अपराध में गिरफ्तारी के पूर्व जमानत दे सकते हैं, बाध्य नहीं है, दे सकते हैं, लिखवाया जा रहा है, के पूर्व जमानत दे सकते हैं। इसको लीगल भाषा में कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत या प्रत्याशित जमानत, पूर्वकालिक जमानत या गिरफ्तारी के ही पूर्व जमानत। याद रखिएगा, आपका वो शब्द डिटेल में वो चलेगा, वहाँ बताया जाएगा। यहाँ तो पैराग्राफ चेंज करके 439 लिखे, अभी उत्तराखंड में पूछा भी गया था। 439 अभी उत्तराखंड एपीओ में आया था सेक्शन, लिखिए उसको। आपका सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जमानत के बारे में विशेष शक्तियां। दो कोर्ट हैं, कौन कौन? सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जमानत के बारे में विशेष शक्तियां या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो 439 के तहत कौन जमानत दे सकता है? गिरफ्तारी के बाद भाई, गिरफ्तारी के पहले नहीं। कौन? तो सत्र न्यायालय। और कौन दूसरा न्यायालय है? उच्च न्यायालय। तो फिर एक बार क्रम से याद रखिए। तो 437 में कौन गिरफ्तारी के बाद देता था? कौन देता था? मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। 438 में गिरफ्तारी के पहले दी जाती है, कौन दे सकता है अजमानती में? सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय। और विशेष प्रावधान या कहाँ किए गए हैं जमानत के बारे में? 439। कौन कौन से कोर्ट है? सत्र न्यायालय। और दूसरा कौन है? इस बार उत्तराखंड में कौन क्वेश्चन बना था? यही 439 बना था और डायरेक्ट सेक्शन वाइज बना था। अब यह कि जो लोग भाई पढ़े होंगे वो करके सही आए होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो गढ़ कर आए होंगे। भाई आपका नए लोग तो गढ़ कर ही आए होंगे ज़्यादा, लेकिन अब आपका पढ़े हैं तो गढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? सही करेंगे। अब सही कर लेंगे ना आप? अब तो गलती नहीं होगा ना। फिर हम दोहराएं एक बार तीनों धारा। अब रट कर आइएगा कल ये तीनों धारा, ये नहीं कि गलत हो जाए। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, अब अंतर लिखिए भाई, एक कोई केस लिखना है। लिखिए, मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अभी आपका यूपी जे में क्वेश्चन ही आया था। मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य जे में इस बार आया था, लीडिंग केस है जमानत पर। मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट माने उच्चतम न्यायालय का है। जज का नाम भी याद रखना है, सुब्बा राव। सुब्बा राव, जस्टिस सुब्बा राव। और देखिए दो एंगल से बनता है। पहला एंगल ये बना कि मोतीराम का केस किससे संबंधित है? जमानत से कि अन्वेषण से कि जांच से? तो जमानत मार कर आइए। दूसरा केस कौन सा जज था? तो सुब्बा राव। तीसरा जो क्वेश्चन बना था यूपी में कि किस केस में कहा गया, यही क्वेश्चन बना था इस बार, पिछली बार, कि जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद है। तो इसी केस में किसने कहा? सुब्बा। समझ लीजिए एक लाइन और पूरा लाइन। किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए कि जमानती अपराध में उसे जमानत मिल जाएगी जबकि अजमानती में नहीं मिलेगी। नियम यह है कि जमानती अपराध में कोई अपराध का अभियुक्त साधिकार जमानत की मांग कर सकता है, दी भी जाती है। अजमानती अपराधों में भी जब तक कोई अपवादिक दशा या विकट परिस्थिति न हो, मामला गंभीर ज्यादा न हो, न्यायालय को चाहिए कि जमानत दे दे। न्यायालय को चाहिए कि जमानत क्या कर दे। और जो आपका आर्यन खां थे, उनमें भी ये बहस की गई
और इस केस का सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हाई कोर्ट में जब बहस किया कर सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवा दी। इस केस का उल्लेख किया कि हजूर जमानत एक नियम है और जब तक कि कोई स्पेशल आपका माने साक्ष्य या कुछ न हो तब तक आप जमानत दीजिए, और अगर कोई आपराधिक दशा है, गंभीर बात है, तभी आप जेल भेजिए। और हाई कोर्ट से जमानत मिल भी गई। तो बताइए, हाई कोर्ट अजमानती अपराधों में गिरफ्तारी के बाद जमानत तभी धारा लिखवाई गई। तो दो न्यायालय तो एक ही धारा में थे, 439। कौन कौन? सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट। तो कौन किस धारा के तहत उन्हें जमानत मिली? 439, क्योंकि दोनों न्यायालय हैं। आपका हाई कोर्ट भी दिया तो किस धारा के तहत? 439। ये सतर्क रहना है। तो बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये किस केस में कहा गया? मोतीराम। और किस जज ने कहा? सुब्बाराव। लिखिए उसको एक लाइन, क्या निर्णय आया? जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद। जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद है। यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहें तो बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत एक नियम है जबकि जेल क्या है? अपवाद। याद रखिएगा, बहुत इस बार पूछा गया था, रिपीट कर सकता है फिर। इस प्रकार जमानती और अजमानती अपराध आपका समाप्त हुआ। कल भी लिखवाया जाएगा भाई। दो तीन परिभाषाएं बड़ी बड़ी है, जैसे कि आपका परिवार थोड़ा हो गया, संज्ञेय असंज्ञेय हो गया। आपका दो तीन परिभाषाएं इसमें क्या है, धारा 2 में बड़ी बड़ी, और तो 4 4 5 5 लाइन की है। तो अभी सीआरपीसी की कल भी कॉपी लेकर आना है। पुलिस एक्ट अब 47 धाराएं हो जाए तब लिखवाया जाएगा 1 2 दिन, क्योंकि हमें लगता है कि आपका 2 3 दिन में पुलिस एक्ट खत्म हो जाएगा। 32 से 32 भी, 33 कम है, 34 एक लेक्चर लगेगा, 35 36, उधर 4 धाराएं क्या है समाप्त। उधर धाराएं महत्वपूर्ण नहीं है। तो 2 3 दिन में पुलिस एक्ट निपट जाएगा, तब पैरा शुरू किया जाएगा इसको लिखवा कर, एक्ट को पैरा में छांट छांट के पढ़ना है।